सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 9 कर्ण प्रकाश की इसके अगले लेक्चर में कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। कल जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी तो कल के लेक्चर में बाद में मतलब लगभग 12 साढ़े 12 मिनट के बाद टेक्निकल प्रॉब्लम के माइक टेस्ट हो गया तो साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए आज हम उसको फिर से कवर कर देते। हालांकि वीडियो में से तो वो मैंने हिस्सा अलग कर दिया था, लेकिन कुछ सेकंड का फिर भी रह गया था। आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको फिर से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग पढ़ा रहा था। अनुप्रयोग, ठीक है। तो इसमें मैंने हीरे का जगमगाना, ये तो क्लियर था उसमें साउंड, लेकिन उसके बाद प्रिज्म से मोड़ना और प्रकाशिक तंतु आदि आदि ये सब उसमें डिस्टर्ब हो गए थे, तो आज हम उसको फिर से बताते हैं। तो सबसे अब दूसरा इसका अनुप्रयोग है। एक तो हमने पढ़ा दिया था आपको हीरे का जगमगाना या हीरे का चमकना, तो वो तो ठीक है, जगमगाना लिखना चाहिए में, जगमगाना ये तो क्लियर है आपका, तो इसमें मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन इस पर ये देखें, मरीचिका, मरीचिका के बारे में हमारे लिए जानना है, ठीक है ना। मरीचिका क्या होती है, तो मरीचिका में होता क्या है, एक मैं बता रहा हूँ आपको गर्म प्रदेशों की, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है, ये रेत है, रेगिस्तान या गर्म सतह है कहना चाहिए, गर्म सतह है। गर्म सतह जैसे कि रोड भी हो सकती है, रेगिस्तान भी हो सकता है, विशेषता रेगिस्तान में देखने को मिलती है। और ये मान लीजिए यहाँ पर ये कोई एक पेड़ मान लीजिए लगा हुआ है, ठीक है, एक कोई पेड़ मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है, रेगिस्तान में कोई खजूर आदि का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो रेगिस्तान में क्या होता है, नीचे की जो वायु है वो होती है विरल और ऊपर का माध्यम होता है सघन। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये गर्म सतह है, गर्म सतह है तो नीचे का माध्यम कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा, क्योंकि गर्म होने पर वायु ऊपर उठ जाती है तो वैक्यूम टाइप का पैदा करती है, ठीक है। तो नीचे का माध्यम जो है वो कैसा हो गया हमारा, विरल हो गया। अब यहाँ से एक प्रकाश कण आएगी, प्रकाश कण कहाँ से कहाँ आ रही है, जरा ध्यान करो, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आ रही है। तो क्या होगा, ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये अभिलंब से दूर हटेगी, जाना चाहिए ऐसा, लेकिन इस वजह से दूर हट जाएगी इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश कण यहाँ से निकल के उस टाइप से आती है। अब क्या होता है, एक विशेष स्थिति में जब इसका आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है, आ रही है अभिलंब के साथ आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा हो गया तो ये हट जाती है। और यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, तो ये जो प्रकाश कण है ये इस टाइप से वक्राकार पथ पर चलती है। कहाँ पर, रेतीले इलाकों में। क्यों? क्योंकि लगातार अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती जाती है, लगातार दूर हटती जाती है। अब ये मान लीजिए ये आंख में आई, तो आंख में आएगी तो आपको ये एक्चुअली में यहाँ से सरल रेखा में यहाँ से आती प्रतीत होगी। तो क्या होता है कि ये जो पेड़ है इसकी आपको इमेज, इसकी इमेज वो नीचे दिखने लगती है, तो आ रही है यहाँ से एक्चुअली प्रकाश कण और आती हुई प्रतीत होती है यहाँ से। अब ये यहाँ का पॉइंट यहाँ दिखता है, यहाँ का पॉइंट यहाँ का पॉइंट यहाँ दिखता है, ठीक है। तो इस ये कारण क्या है इसका, ये मरीचिका इसको बोलते हैं, मरीचिका भ्रम, मरीचिका मतलब भ्रम। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि मरीचिका समझाइए, तो आप बोलेंगे रेतीले इलाकों में नीचे का माध्यम विरल और ऊपर का माध्यम अपेक्षाकृत सघन होता है गर्मियों के दिनों में। तो जब यदि दूर से कोई मनुष्य देखता है तो उसको ऊपर लगे हुए पेड़ों का प्रतिबिंब नीचे दिखता है, ऐसा भ्रम होता है, पानी भरा हुआ है, इसको बोलते हैं मरीचिका। इसको बोलते, इसका कारण होता है पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है। तो यहाँ से आती है दूर के ये। और अब मान लीजिए हवा चली, हवा चलने से क्या होता है, वायु का घनत्व बढ़ता घटता है। वायु का घनत्व घटेगा बढ़ेगा, हवा चलेगी तो हवा की मात्रा घटेगी बढ़ेगी ना। तो उससे क्या होता है, प्रकाश की जो मात्रा है, ये भी हमारी आंखों में पहुंचने वाली जो मात्रा है वो घटती बढ़ती है, और साथ में इसके एंगल बदलते हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि ये प्रतिबिंब हिल रहा है। तो ये भ्रम होता है कि यहाँ पानी भरा है पक्का, तभी तो ये प्रतिबिंब उसमें हिल रहा है, दिख रहा है। अच्छा, ये चीजें आपको रोडों पर भी दिखती हैं, आपने जो डामर रोड होते हैं उस पर देखा होगा दूर से, जैसे आप गाड़ी में आगे बैठे हो तो पानी सा भरा हुआ दिखता है, जैसे रोड पर पानी डला हुआ है, चमकता है रोड। इसका कारण भी यही होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है ना।
तो उसको भी मरीचिका ही बोलते हैं। तो ये जो ऊपर की चीज नीचे दिखती है इसको बोलते हैं अधोवर्ती मरीचिका, अधोवर्ती बोलते हैं इसको, अधोवर्ती। ये कहाँ दिखती है? गर्मी के दिनों में, गर्मियों के दिनों में या गर्म स्थानों में दिखती है, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है एक और मरीचिका होती है जो ठंडे स्थानों में दिखती है, ठंडे प्रदेशों में। उसमें बता रहा था आपको, ये मान लीजिए कोई पहाड़ है, यहाँ पर कोई पानी भरा हुआ है, ये बर्फीला पहाड़ है और यहाँ पर मान लीजिए कोई इंसान खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कोई नाव मान लीजिए पानी में से चली आ रही है, ठीक है ना। ये कोई नाव चली आ रही है पानी में से, यहाँ पर एक पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर नीचे का माध्यम होता है सघन और ऊपर का माध्यम होता है विरल। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रकाश किरण निकली, यहाँ से प्रकाश किरण निकली, मान लो ये कहाँ से कहाँ जा रही है बताओ मुझे? सघन से विरल, सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी ना, कि नहीं हटेगी? ऐसे प्रकाश किरण निकली, मान लो ये अभिलंब है, तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी, फिर दूर हटेगी, इस टाइप से हटेगी। तो जब अब ये यहाँ से चलेगी तो ये वक्राकार चलती है, वक्राकार ऐसा। अब मान लीजिए यहाँ पर इसका आपतन कोण कांत कोण से अधिक हो गया, तो फिर ये पूर्णांतिक परावर्तित होकर के नीचे लौट आएगी, नीचे ऐसे चलती है वक्राकार तत्व। अब यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, अभी आपकी आंख में आई तो आपको कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। तो फिर आपको जो ये नाव या जो वस्तु चली आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पर ली है, ये आपके लिए आसमान में टंगी हुई दिखेगी, आपको लगेगा कि आसमान से चली आ रही है, ये आसमान से चली आ रही है, ठीक है ना, ये आशा आपको लगेगा, ठीक है ना। तो ये कहलाती है अपनी ऊर्ध्ववर्ती मरीचिका, ऊर्ध्ववर्ती, डिस्टर्ब नहीं होना, ऊर्ध्ववर्ती कहलाती है। ये कहाँ दिखती है? ठंडे प्रदेशों में, ठंडे स्थानों में दिखती है, ठंडे स्थानों में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपन कौन सी? ऊर्ध्ववर्ती। तो ऊर्ध्ववर्ती मरीचिका हो चाहे अधोवर्ती मरीचिका हो, दोनों का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब अपने पास आता है तीसरा उपयोग, प्रकाश किरण को 90 डिग्री से मोड़ना। प्रकाश किरण को 90 डिग्री से मोड़ना। अगर आपको 90 से प्रकाश किरण को मोड़ना है तो पूर्णांतरिक परावर्तन का ही प्रयोग किया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राउंड कांच का बना हुआ एक समकोणिक प्रिज्म लेते हैं, इस टाइप का, इस टाइप का आपको एक प्रिज्म लेना है, इसको बोलेंगे समकोणिक प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको? समकोणिक प्रिज्म बोलते हैं, समकोणिक प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, इसमें से कोई प्रकाश किरण निकलती है, यूं आती है, तो परपेंडिकुलर जाएगी तो सीधी एंटर हो जाएगी। लेकिन इस पृष्ठ पर देखिए क्या हो रहा है, इस पृष्ठ पर ये अंदर का माध्यम कहलाया सघन और बाहर का माध्यम कहलाया विरल। तो यहाँ पर वह कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन से विरल की ओर, पहली शर्त लागू हो गई। और इस समकोणिक प्रिज्म बनाता है क्राउन कांच का, क्राउन कांच का बनता है। तो इसके लिए जो क्रांतिक कोण है वो लगभग 41 डिग्री होता है, लगभग 41 डिग्री होता है क्रांतिक कोण। तो यहाँ पर ये 41 से ज्यादा कोण पर 45 के आसपास आ रही है, तो पूर्णांतरिक परावर्तित हो जाएगी, वहां बाहर नहीं निकलेगी, पूर्णांतरिक परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ से निकली, यहाँ आ गई। इसी प्रकार दूसरी प्रकाश किरण निकली यहाँ से, ये देखिए, तो ये भी यहाँ पर क्या होगी? अभी अभिलंब हो गया, तो अभिलंब के साथ क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आ रही है, तो ये पूर्णांतरिक परावर्तित हो जाएगी नीचे। तो ये ए और ये बी, तो बी पॉइंट यहाँ पर हो गया, बी, और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो देखो कितने डिग्री से मुड़ गया? 90 डिग्री से मुड़ गया। देखो 90 डिग्री से अपने प्रकाश किरण को मोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं प्रकाश किरण को 90 डिग्री से मोड़ना। तो प्रकाश किरण को 90 से मोड़ने के लिए हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का प्रयोग करते हैं। इसमें हम एक क्राउन कांच से बने हुए समकोणिक प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, समझा भी सकते हो। नंबर 4 है प्रकाश किरण को 180 डिग्री से मोड़ना। प्रकाश किरण को 180 डिग्री से मोड़ना। अगर आपको प्रकाश किरण को 180 डिग्री से मोड़ना है तो भी आपको इसी का प्रयोग करना होता है। कैसे करते हैं? इसके लिए अपन इस टाइप से एक प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, इस टाइप का प्रिज्म ले लेते हैं, ठीक है ना। केवी का बना है? क्राउन कांच का। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, इसमें से एक प्रकाश किरण निकली, तो यहाँ पर प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, अभिलंबी को झुकेगी, तो मान लो अभिलंबी को झुककर यहाँ आ जाती है, ठीक है। ये दूसरी प्रकाश किरण आई, ये भी क्या अभिलंबी को झुकेगी, झुकेगी नहीं झुकेगी? हाँ झुकेगी। तो फिर ये कहाँ आ जाती है? नीचे की ओर, मान लो यहाँ आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कांत कोण से अधिक हो गया, तो ये पूर्णांतरिक परावर्तित होगी।
पूर्णांतिक परावर्तित होगी तो ये मान लीजिए ऐसी चली जाती है और ये वाली ऐसी चली जाती है, ये हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम है तो ये पूर्णांतिक परावर्तित नहीं होंगी, निर्गत हो जाएंगे, तो अभिलंब से दूर हटेंगी, जाना था ऐसे लेकिन अभिलंब से दूर हट के ऐसी चली जाएगी, ये ऐसी चली जाएगी। इस प्रकार क्या होगा, ये मैं ए पॉइंट दे दूं, ये बी पॉइंट दे दूं, बी से निकलने वाली कौन सी है, ये है, तो यहाँ पर बी ऊपर आ जाएगा, तो ए से निकलने वाली ये है, तो ए कहाँ पर आ जाएगा, नीचे, तो ये ऐसा इमेज बन जाएगी ऐसी। तो ये कहलाता है 180 से मोड़ना। तो अगर हमें प्रकाश किरण को 180 से मोड़ना, यानी कि सीधी सी बात है, किसी उल्टे प्रतिबिंब को सीधा का सीधा देखना है, तो आप इस टाइप से एक प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग प्राय द्विनेत्री में किया जाता है, द्विनेत्री प्रिज्म के रूप में किया जाता है और इसका पेरिस्कोप के रूप में किया जाता है। तो प्रकाश किरण को अगर हमें मोड़ना है, ये दोनों एग्जाम्पल ये भी आपको आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना 90 डिग्री से मोड़ना, ये 180 से, इनके लिए क्या का प्रयोग करते हैं, क्राउन कांच से बने हुए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अपने पास आता है अगला अनुप्रयोग, आता है इसका प्रकाशिक तंतु, पांचवा अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु, ये भी पूर्णांतिक परावर्तन का ही एक अनुप्रयोग है। इसको बोलते हैं प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। तो इसका तो ये तो इम्पोर्टेंट है, आपको प्रकाशिक तंतु इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आपको बोला जाता है कि प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं और इसकी संरचना और कार्यविधि समझाइए। प्रकाशिक तंतु परिभाषा है, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश किरण को टेढ़े मेढ़े मार्गों से होते हुए किसी भी दूरी तक प्रसारित किया जा सकता है, होते हुए अल्प या बहुत अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है, दूरी तक न्यूनतम ऊर्जा क्षय के साथ दूरी तक चलो भेजा जा सकता है, इसे लिख दो, भेजा जा सकता है, ये इसकी परिभाषा है। क्या बनी, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश किरण को टेढ़े मेढ़े मार्गों से होते हुए अल्प या बहुत अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है, ये प्रकाशिक तंतु है। जैसे हम पानी को नहीं भेज देते हैं, कितने भी सटक बोर्ड होते हैं, यहाँ से पानी एंटर हुआ है, जैसे एक मान लो कोई ये सटक है, ठीक है ना, इस टाइप से, अब इसको अगर मैं ऐसे मोड़ भी दूं ऐसे, तब भी यहाँ से अगर पानी एंटर होगा तो यहाँ से निकल आएगा पानी इसमें सटक में से, ठीक है ना। ऐसी प्रकाश अगर हम यहाँ से एंटर करें, यहाँ से निकल आए, अभी तो नहीं होगा सामान्य सटकों में, लेकिन प्रकाशिक तंतु में ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। कितनी भी टेढ़ा मेढ़ा मार्ग हो, वहां से आप प्रकाश किरण को एक मार्ग से, एक द्वार से एंटर करेंगे, दूसरे से वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे पास प्रकाशिक तंतु की परिभाषा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं प्रकाशिक तंतु की संरचना के बारे में, ठीक है, ये इसका सेपरेट क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ध्यान रखना। अब आता है इसकी संरचना इसकी कैसी होती है, संरचना, इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। तो पहले मैं इसका एक छोटा सा चित्र है आप लोगों को मान ले बना देता हूँ एक, तो ये इस टाइप से और एक बना देते हैं ऊपर से, तो इस टाइप से पाइपनुमा संरचना से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होती है। इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं बच्चों, है ना। फिर मैं इसको
एक एक को आपको बताता हूँ। इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। एक को कहते हैं क्रूड, क्रूड जो सेंटर में होगा। दूसरे को बोलते हैं अपन क्लैडिंग, क्लैडिंग। और तीसरे भाग को अपन बोलते हैं सुरक्षात्मक जैकेट, सुरक्षात्मक जैकेट। तो 3 भाग होते हैं। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर क्या है 3 है, ठीक है ना। तो क्रूड, क्लैडिंग और सुरक्षात्मक जैकेट। तो प्रकाशित तंतु की संरचना में 3। ये हो गया हमारा सबसे ऊपर नंबर 1 पर क्रूड, सॉरी यहाँ नहीं लिखना था मुझे, नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है और ये नंबर 3, ठीक है ना, ध्यान रखना। सबसे बीच वाला ये जो बाहर डाला हुआ इसको बोलते हैं क्रूड, क्रूड के ऊपर की लेयर क्लैडिंग और क्लैडिंग के सबसे बाहर होता है सुरक्षात्मक जैकेट, ठीक है ना। इस प्रकार इसके 3 जो है भाग होते हैं। ये कहलाता है प्रकाशित तंतु का एक केंद्रीय भाग कहलाता है, केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग। क्रूड क्या कहलाता है प्रकाशित तंतु का केंद्रीय भाग होता है। ये उच्च क्वालिटी के कांच, सिरका या प्लास्टिक, उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है ना। कैसे बना होता है? उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना होता है। और इसका जो जो पदार्थ यहाँ पर यूज करते हैं, इसका अपवर्तनांक 1.52 होता है लगभग, इनकी वैल्यू 1.52। तो क्रूड के बारे में आपको लिखना है तो क्या लिखोगे? यह है प्रकाशित तंतु का केंद्रीय भाग होता है जो उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना होता है। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.52 होता है, ठीक है। ये हो गया क्रूड के बारे में, बस इतना लिखना है। क्या लिखोगे? प्रकाशित तंतु की संरचना में निम्न 3 भाग होते हैं, क्रूड, क्लैडिंग, सुरक्षात्मक जैकेट। क्रूड में क्या लिखोगे? ये किसका केंद्रीय भाग होता है जो उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना होता है। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.52 होता है, 1.52 होता है। अब आते हैं अपन किस पर? क्लैडिंग पर। क्लैडिंग, अब इसके जो जो ये होता है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर लगी होती है, ठीक है ना। अब कांच या प्लास्टिक किसी की भी बनी होती है, तो क्रूड के ऊपर, क्रूड के ऊपर कांच या प्लास्टिक, कांच या प्लास्टिक की परत होती है जिसका अपवर्तनांक लगभग, जिसका अपवर्तनांक 1.48 होता है। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.48 होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। मतलब आपसे पूछे क्लैडिंग क्या है, तो बोले क्या है? क्लैडिंग क्रूड, ये अंदर वाला क्रूड है, ये इसको बोलेंगे क्रूड। ये है क्लैडिंग, क्लैडिंग ये है जैकेट, ठीक है ना, जैकेट। तो क्रूड के ऊपर कांच या प्लास्टिक की परत होती है जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.48 होता है, लगभग 1.48 होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था क्लैडिंग के बारे में, ठीक है। तो ये क्लैडिंग क्रूड के ऊपर कांच या प्लास्टिक की परत होती है जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.48 होता है। अब मैं 2 बातें यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। क्लैडिंग क्रूड के ऊपर है, क्रूड का अपवर्तनांक 1.52 है, क्लैडिंग का 1.48 है। इसका मतलब हुआ क्रूड क्लैडिंग से ज्यादा सघन होती है, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सघन माध्यम कहलाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्रूड और क्लैडिंग में कौन ज्यादा सघन है, तो प्रकाश के लिए क्रूड ज्यादा सघन माध्यम उपलब्ध कराएगा, क्लैडिंग कम। अब आता है सुरक्षात्मक जैकेट। तो सबसे बाहरी परत होती है विद्युत पदार्थ का, ठीक है ना। ये सबसे बाहरी परत होती है, सबसे कौन सी बाहरी, बाहरी परत होती है जो विद्युत रोधी पदार्थ से बनी होती है, विद्युत रोधी पदार्थ से बनी होती है। अब इसका काम क्या है? वो तो वही है
जैसे कि डोरी होती है ना हमारे घर में, विद्युत वाली डोरी, तो उसमें नहीं ऊपर चली होती प्लास्टिक की परत, तो वैसे ये सुरक्षा पैदा कर रही है, बाकी इसका कोई उसमें क्रिया विधि में कोई थोड़ी है। तो 3 भाग होते हैं इसमें, क्रोड, क्लैडिंग, सुरक्षात्मक जैकेट, याद रहेंगे। केंद्रीय भाग जो उच्च क्वालिटी, क्रोड प्रकाशित तंतु का केंद्रीय भाग होता है, जो उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिका या प्लास्टिक का बना होता है। इसका अववर्त रंग लगभग 1.52 होता है, ये बना है। क्लैडिंग, क्रोड के ऊपर कांच या प्लास्टिक की परत होती है, जिसका अववर्त रंग लगभग 1.48 होता है। तो सुरक्षात्मक जैकेट सबसे बाहरी परत होती है, जो विद्युत रोधी पदार्थ की बनी होती है, ठीक है। आपकी इसकी संरचना होगी। अब मैं आपको इसकी थोड़ा सा कार्यविधि के बारे में बता दूं, ठीक है ना। कार्यविधि, कार्यविधि के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसकी कार्यविधि क्या होती है, वर्किंग कैसे काम करता है, कार्यविधि है ना। कार्यविधि को समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं एक बना देता हूँ कि मान लीजिए प्रकाशित तंतु बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके दिखाने के लिए आपको एक इसकी लेयर कुछ बना देता हूँ, और एक और लेयर बना देते हैं। ये मैंने 3 लेयर बना दी। अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, बड़ा बना दिया। अंदर वाले भाग को, इसको बोलते हैं क्रोड, समझ में आ गया होगा। क्रोड के बाद की जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, दिख रही है ना, इसको आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं क्लैडिंग, क्लैडिंग, ठीक है ना। और ये सबसे बाहर की भाग है, तो ये तो आपको दिख ही रही है, तो इसको बोलते हैं अपन सुरक्षात्मक जैकेट। सुरक्षात्मक जैकेट, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्रूड है, अभी मैं दिखाने के लिए, वर्किंग दिखाने के लिए दिखाए। अब यहाँ से मान लीजिए प्रकाश किरण एंटर होती है, कार्यविधि समझा रहा हूँ। एक प्रकाश किरण मान लीजिए, एक कोई प्रकाश सिग्नल, इसको हम प्रकाश सिग्नल नाम दे दें, प्रकाश सिग्नल, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसमें एंटर होता है प्रकाश सिग्नल। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए क्रोड पर आया। अब क्रोड से, क्रोड जो क्रोड है, ये क्रोड, तो एक क्रोड में मान लीजिए यहाँ से चलो एंटर हुआ, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मान लो अभिलंब की ओर झुक गया, ऐसा चला गया। ये भी एक प्रकार का भरा हुआ होगा मीडियम। तो यहाँ से एक प्रकाश सिग्नल आया, थोड़ा सा ये अभिलंब की ओर, मैंने मान ली यहाँ पर एक अभिलंब ऐसे खींचा, तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गया, ठीक है, कैसे भी हुआ। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्रोड से जा रहा है कहाँ पर, क्लैडिंग की ओर, लेकिन क्लैडिंग तो विरल माध्यम है, क्लैडिंग कौन सा है, विरल है क्रोड की तुलना में। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसका आपतन कोण का अंत कोण से अधिक होगा, तो ये पूर्ण अंतक परावर्तित होकर इस लेयर पर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रकाश कण सिग्नल एंटर हुआ, और जब ये अंदर क्रोड से क्लैडिंग की ओर आता है, तो पूर्णांतिक परावर्तित हो जाता है। मतलब पूर्णांतिक परावर्तन की दोनों शर्तों का पालन कर लेता है। पहला, आपतन कोण का अंतिक कोण से ज्यादा, और सघन से विरल की ओर, क्योंकि अंदर का अपवर्तनांक कितना है, 1.52 है, और इसका कितना है, 1.48 है, तो अंदर का माध्यम सघन है ना। तो ये दूसरी लेयर पर आएगी, यहाँ से फिर ये पूर्णांतिक परावर्तन होकर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ आकर के ये इस टाइप से बाहर निकल जाएगा। समझ में आएगी ना बात। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कि जब कोई, मतलब कार्यविधि होती है, जब कोई प्रकाश किरण, कार्यविधि को सुना रहा हूँ, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशित तंतु के क्रोड में एंटर होती है, और क्रोड में से होती हुई ये जब क्लैडिंग की ओर आती है, तो आपतन कोण का अंत कोण से अधिक और सघन से विरल की ओर आने के कारण ये पूर्णांतिक परावर्तित हो जाती है। पूर्णांतिक परावर्तित होकर के सम्मुख फलक पर पहुंचेगी, फलक पृष्ठ पर पहुंचेगी, यहाँ से फिर पूर्णांतिक परावर्तित होकर के अगले सम्मुख पृष्ठ पर पहुंचेगी। इस प्रकार सतत माने लगातार पूर्णांतिक परावर्तित होती हुई बगैर ऊर्जा क्षय के दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हम प्रकाश सिग्नल को कितनी ही दूरी तक एक सिग्नल से एंटर कराएंगे और दूसरी सिग्नल से इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास इसकी कार्यविधि है। इसको अपन ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको याद होगा आजकल ऑप्टिकल फाइबर लगाने लगे हैं, जो इंटरनेट की लाइन डलवाते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हुए, या एयरटेल या आइडिया या जियो का या बीएसएनएल का कनेक्शन कराते हो घर में, तो उसमें बोलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर डाल रहे हैं हम। तो ऑप्टिकल केबल डालते हैं, तो ऑप्टिकल केबल में क्या हो रहा है, ये तो होता है अंदर। तो वो क्या होता है, कितनी ही दूरी तक सिग्नल को बगैर क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी क्रांति का एक कारण भी है वो। तो ये हमारे पास इसकी कार्यविधि है। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे और परीक्षा में आएगा तो आप इसको समझा भी पाएंगे। ठीक है, तो प्रकाशित तंतु हो गया हमारा, है ना। प्रकाशित तंतु के उपयोग क्या हो जाएंगे, इसके उपयोग, प्रकाशित तंतु के उपयोग और मैं थोड़ा सा बता दूं। प्रकाशित तंतु के उपयोग, इसके उपयोग भी जान लेते हैं, है ना। पहला उपयोग हमारे पास इसका आता है वो प्रकाश सिग्नल के दूरसंचार में। प्रकाश सिग्नल के दूरसंचार, दूरसंचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन, कोई भी वो बता रहा था, इंटरनेट या अन्य दूसरी कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा आता है वो विद्युत सिग्नल प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने अभिग्रहण में, है ना। तो विद्युत सिग्नल को प्रकाशित सिग्नल में परिवर्तित कर उनके प्रेषण व अभिग्रहण में, बात एक ही है, ऊपर वाला ले चाहे नीचे वाला, प्रेषण व अभिग्रहण में। प्रेषण माने भेजना, अभिग्रहण माने लेना, ठीक है ना। ये हमारे पास का दूसरा तो हो जाए। तीसरा आ गया है वो अपने पास मनुष्य के आंतरिक अंगों का परीक्षण करने में। मनुष्य के आंतरिक अंगों का परीक्षण करने में, इसमें क्या करते हैं, इसमें अपने अंदर प्रकाशित तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर डाल देते हैं नाक से या मुंह से, और एक कैमरा भी डाल देते हैं साथ में। तो अंदर क्या देखते हैं, अंदर क्या स्थिति है अंगों की जांच करते हैं। तो उसके लिए इसका नाम ही आ जा रहा है टेक्निक, एंजियोग्राफी या जो भी बोलते हैं उसको, पता नहीं है, देख लेना आप लोग। तो मनुष्य के आंतरिक अंगों का परीक्षण करने में, ठीक है ना। अगला आता है शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में, लेजर किरणों को भेजने में आपने सुना होगा वो लिखा रहता है कि बगैर चीड़ फाड़ के ऑपरेशन कराइए या लेजर तकनीकी से ऑपरेशन कराइए, ऐसे सुना होगा आपने। तो जो लेजर रे होती हैं, लेजर, इनको शरीर के अंदर भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इनको भी अच्छी तरह से नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो अपवर्तन की ये सामान्य चीजें हैं वो यहाँ पर अपने समाप्त होती हैं। अब हमारे पास आता है एक, मैं आपको गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र आज कराना चाहता हूँ। गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी स्थापना आज सोचता हूँ इस कोर्स में आज ले लूं इसको, ठीक है ना। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, यहाँ से हमारे गोलीय पृष्ठ स्टार्ट हो जाएंगे। तो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र यहाँ पर आप लोगों को मैं ड्राइव करा दूं। ये आपको क्या है कि परीक्षा में आपको आ सकता है, अभी आपका पेपर है और आज तक का कोर्स क्योंकि हम 9 अध्याय पर हैं तो वो तो आ ही सकता है। तो ये मैं इसको बता दूं, ये होता है n/v - 1/u इक्वल टू n - 1/r। इस टाइप से आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की जो बुक है, मैं आपको दिखा दूं। उसमें आपको ये गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, अब इसके कई रूप होते हैं, रूप अलग अलग मिल जाते हैं इसके, क्योंकि संकेत अलग अलग प्रयोग कर लेते हैं अपन, तो अलग अलग हो जाता है। तो ये आपको इस टाइप से दिया हुआ है, या ये ऐसा, या आपको ऐसा दिया हुआ है, देखें
n2/v n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे r। ये आपको दिया हुआ है। ये गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हो, ये दिया है करण प्रकाश की में एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए इसको प्रूफ किया गया है। तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, पेज नंबर 233 पर है। ठीक है, तो ये अपन इसके रूप में, अगर आपको परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है या ऐसा आ सकता है, ठीक है ना। तो ये मैं इसको इसमें बदलना मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हम इस ऐसा प्रूफ होगा, फिर ऐसा लिख लेंगे इसको, है ना, चेंज करके। तो ये गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र की स्थापना है और ये प्रूफ कर रहे हैं अपन इसको। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो परीक्षा के लिए। मैं सीधी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बता रहा हूँ, वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये भी उत्तल गोलीय पृष्ठ और अवतल गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ कहलाते हैं जो परावर्तक सतह है। आपने देखी होगी, जैसे पारे को भरे अपन किसी गिलास में, तो उसकी सतह उत्तलाकार होती है, पानी की सतह अवतलाकार होती है। ये हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके। तो उत्तलाकार या अवतलाकार जो पृष्ठ होते हैं उनको हम गोलीय पृष्ठ कहते हैं। अब क्या होगा इसमें, ये उत्तल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होंगे। तो हम सीख रहे हैं वो उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए, और यही आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया है। दोनों प्रकार का होता है, लेकिन चूंकि वो एनसीईआरटी में एक ही दिया है और हम एक को ही कवर करते हैं, तो अभी तक बहुत सारी चीजें अवतल के लिए कवर की। इसको चूंकि एनसीईआरटी में उत्तल के लिए दिया है, तो उत्तल के लिए कवर कर लेंगे। एक उत्तल गोलीय पृष्ठ हमने बनाया, ये मान लीजिए उत्तल गोलीय पृष्ठ था हुआ है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। इस यहाँ पर जो है विरल माध्यम है, विरल, और इसका अपवर्तनांक मान लीजिए n1 है, निरपेक्ष अपवर्तनांक n1। और इस सघन माध्यम है अंदर का, इसका अपवर्तनांक मान लीजिए n2 है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है, और इसके सापेक्ष इसका n है, यानी 1n2 वही कहलाया। अब ये एक्स वाई अतल गोलीय पृष्ठ हो गया, ठीक है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई है। इस मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु रखी है, मान ली इसका ध्रुव P हो गया। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु रखी है O पर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इससे एक प्रकाश किरण निकली, यहाँ पर देखिए एक प्रकाश किरण निकली इसमें से, ठीक। तो हम जानते हैं गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला हुई रेखा पर अभिलंब होती है। तो मैं इस पर एक अभिलंब बना देता हूँ। चित्र को जरा ध्यान देना, क्योंकि चित्र पर आपसे बनेगा नहीं। तो ये सी है वक्रता केंद्र, और इसको बोलेंगे अपन अभिलंब सी, और मैं इसको नाम देता हूँ एन, नाम दे देता हूँ। सी एन क्या हो गया, अभिलंब। और ओ ए, ये मान लीजिए कोई एक प्रकाश किरण है ओ ए। अब इसको जाना चाहिए था सीधा, नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और क्यों झुक जाएगी, क्योंकि ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब को झुकती है और यहाँ पर आकर के मान लीजिए इससे मिल जाती है मुख्य अक्ष से, ठीक है। तो और एक प्रकाश किरण हो गई, और दूसरी प्रकाश किरण मान लो यहाँ पर सीधी जाती है, सीधी। तो जो ध्रुव पर आती है वो बगैर विचलित हुई सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पर दोनों अपवर्तित किरणें मिलती हैं, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जाता है आई। तो हम जानते हैं जहां पर परावर्तित या अपवर्तित किरण एक दूसरे से मिलते हैं उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ओ का प्रतिबिंब कहां पर बन गया, आई पर बन गया, ठीक है ना, ध्यान देना आपको। अब ये वाला आपतन कोण है, अभिलंब के आपतन कोण आई मान लो, और ये अभिलंब के साथ जो अपवर्तित कोण बना, इसको अपवर्तन कोण आर। इसको मैंने नाम दे दिया इस कोण को अल्फा, इसको नाम दे दिया मैंने बीटा प्रतिबिंब वाले को, और अभिलंब वाले को दे दिया मैंने थीटा, थीटा, ठीक है ना। तो अल्फा, बीटा और थीटा, ये मैंने, ये हमारा चित्र यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये चित्र बनाना है, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र को स्थापित करते समय ये चित्र बनाना है। तो सबसे पहले आप इसका नामांकन लिख दोगे। नामांकन से क्या होता है, थ्योरी नहीं लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है वो उत्तल गोलीय पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ, ठीक है ना, एक्स वाई। चलो ठीक है। और सी पी क्या है, या पीसी, पीसी इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। पी इसका ध्रुव हो गया, पी इसका ध्रुव हो गया, सी इसका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है ना। अब ओ, ओ क्या है, कोई बिंदु वस्तु है, ओ है बिंदु वस्तु,
बिंदु वस्तु। आई क्या है? ओ का वास्तविक प्रतिबिंब है, ओ का वास्तविक प्रतिबिंब या फिर प्रतिबिंब बोल रहे हैं। ओ ए कोमा ओ आई, ठीक है ना। तो ओ ए ओ आई, ए आपतित करण है, आपतित करण है, ठीक है। ओ ओपी लिख देना चाहिए, ओपी, ओ ए ओपी आपतित करण है। फिर है वो ए आई और पी आई, इनको मान लेते हैं अपवर्तित करण है, अपवर्तित करण है, ठीक है, अपवर्तित करण हो गया। और एन सी, ये हो गया बिंदु ए पर अभिलंब है, ये अभिलंब है। कौन? एनसी, एनसी क्या है? बिंदु ए पर अभिलंब है, ठीक है। और कुछ रह गया? नहीं, सब हो गया, ठीक। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना है और चित्र के नीचे इसका पूरा नॉमिनेशन लिख देना, ठीक है, नामांकन लिख देना। नामांकन से क्या होता है, थ्योरी जो है वो कम हो जाती है लिखना, है ना। तो पहले एक चित्र बनाओगे, लिख दोगे एक्स वाई उत्तल गोलीय पृष्ठ, पी सी मुख्य अक्ष है, पी सी, पी सी ये मुख्य अक्ष है, पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र, ओ बिंदु वस्तु है, आई ओ का वास्तविक प्रतिबिंब है, ओ ए ओ पी आपतित करण है, ए आई पी आई अपवर्तित करण है, एन सी बिंदु ए पर क्या है? अभिलंब है। अब मैं इसको साफ कर दूंगा क्योंकि मुझे बोर्ड खाली चाहिए, ठीक। तो ये यहाँ पर आप लोग इसको अच्छी तरह से इसको फिर नोट कर लेना। अब अपन आगे इसको फिर शुरू करते हैं। नामांकन आपको उसके नीचे लिख देना है, ध्यान रखना है ना, नामांकन भूल जाना लिखना। अब अपन ये मान लेते हैं कि माना गोलीय पृष्ठ, माना गोलीय पृष्ठ एक्स वाई n1 तथा n2 निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले, निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले माध्यमों को पृथक करता है, पृथक करता है, ठीक है ना। ये बोलिए, बस इस तरफ का माध्यम का अपवर्तनांक n1, तरफ का क्या ले लिया? n2 ले लिया, ठीक है। तो बाकी नॉमिनेशन लिख चुके हैं। अब चित्र में गोलीय पृष्ठ, इस गोलीय पृष्ठ द्वारा, इस गोलीय पृष्ठ द्वारा बिंदु वस्तु O के प्रतिबिंब I के बनने का कर्ण आरेख प्रदर्शित है। कर्ण आरेख क्या है? प्रदर्शित है, ठीक है ना। ये अब बाकी सब चीजें वो हो गई, लिख दिया अपन इसमें, है ना। अब लिखते हैं अपन माना कोण ओ ए एन, ओ ए एन इक्वल टू आई, ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण, कोण आई ए सी, आई ए सी इक्वल टू आर, ये हो गया अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। फिर कोण ओ ए ओ पी इक्वल टू अल्फा, कोण ए आई पी इक्वल टू बीटा और कोण ए सी पी इक्वल टू थीटा। ये अपन ने सब कुछ माना है, ठीक है ना, ये अपन ने माना है। अब लगा दो सीधा स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है मुझे आप बताओ। स्नेल का नियम कहता है 1 and 2 इक्वल टू होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, स्नेल का नियम है, ठीक है ना।
1 n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अवतरण इक्वल टू होता है साइन आई बटे साइन आर। तब यदि आई व आर बहुत छोटे कोण हों, बहुत छोटे कोण हो तब आपको क्या कंडीशन लगा रहे हैं, तब साइन आई इसको मैथमेटिकली लगभग आई लिख देते हैं और साइन आर को अप्रोक्स आर ले लेते हैं, और 0 के आसपास ही तो कोण होंगे, तो इसलिए हमारे पास 1 and 2 इक्वल टू आ जाएगा आई बटे आर, या 1 and 2 इंटू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आई। इसको दे दो समीकरण नंबर 8, यहाँ तक कर देना। अच्छा 1 and 2 को मुझे n लिख देना चाहिए वैसे, लेकिन चलो लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 1 and 2 इक्वल टू आ गया इंटू आर इक्वल टू क्या आ गया आई। अब हमें क्या करना है, आई और आर के मान हमें दूरियों तक ले जाना है। तो इधर चित्र में देखिए, चित्र में तो चित्र से पहले त्रिभुज हम ले रहे हैं ओ ए आई, सॉरी ओ ए सी में बहिष कोण प्रमेय से, बहिष कोण प्रमेय आपने पढ़ी है वो कक्षा 9 में। ये कहती है कि त्रिभुज के बहिष कोण का मान सुदूर अंतः कोण के फल के बराबर होता है। तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस थीटा आई बराबर। एवं त्रिभुज इसमें देखो ए आई सी में ध्यान देना, ए आई सी इसमें भी बहिष कोण प्रमेय लगा दूं तो थीटा बहिष कोण है, ये अंतर के कोण है, तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास, थीटा बराबर आ जाएगा आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आप क्या करो, आर की वैल्यू निकाल लो, तो थीटा माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आर। ध्यान देना, पहले आपको स्नेल का नियम लगाना है, और स्नेल का नियम लगाओगे तो आपका ये 1 and समीकरण 1 बन जाएगा 1 and 2 इंटू आर इक्वल टू आई। चित्र से ओ ए सी बहिष कोण प्रमेय लगा दोगे तो आई बराबर आर प्लस, आई बराबर लिख देना है, आई बराबर अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू आई कर देना। ये देखो ये तो इसका बहिष कोण बन रहा है आई, और ए आई सी में थीटा बहिष कोण है, तो यहाँ से आर का मान अभी समीकरण 1 में लिख दो। तो समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे, आई और आर के मान लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 and 2 इंटू आर का मान क्या है, थीटा माइनस बीटा है, इक्वल टू आई। तो आई का मान क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस थीटा, ठीक है ना। इसको दे देना समीकरण नंबर 2। अब आपको लगाना है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या सूत्र से, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या सूत्र से, ठीक है ना। ये वाला सूत्र लगा दो आप, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से अल्फा, अब ये मानना है, ये सब मानने के, अल्फा ये कोण हो गया और इसको अपन को चाप मान लेना है, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा एपी बटे पीओ, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप मानेंगे एपी और पीओ मानेंगे यहाँ पर हम क्या, त्रिज्या। तो कोण बराबर आ गया चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वेरी गुड। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोग खुद ही बताओ, बीटा की वैल्यू, बीटा के लिए चाप बन गया और त्रिज्या, तो चाप आ जाएगा एपी और त्रिज्या आ जाएगी पी आई, ठीक है। अब आ जाते हैं थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा बराबर, थीटा के लिए ए हो गया चाप, ए हो गई त्रिज्या, तो चाप एपी, सबके लिए चाप एपी लिखना है, और त्रिज्या आ गई हमारे पास पीसी, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें समीकरण 2 में रखू, तो समीकरण 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से ध्यान देना बच्चों, समीकरण 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 and 2 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 and 2 मैं इसको बना के लिए लिख देता, लेकिन अभी थीटा की वैल्यू क्या है, एपी बटे पी, तो यहाँ लिख दो
AP बटा PC माइनस माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है AP बटे PI, इसको लिख दो AP बटा PI, ठीक है, इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है AP बटे PO, तो लिख दो AP बटे PO प्लस प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू है AP बटा PC, AP बटा PC, ठीक है। अब आप देखो AP कॉमन आके कट जाएगा तो 1 and 2 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI इंटू AP कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने AP कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PC, ठीक है ना। निकालो, एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, हाँ चलिए ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या होगा हमारा, AP से AP कैंसिल हो गया, हाँ हो गया। अब ये जो बचा PC PI PO PC, इनको देखते हैं जरा ये क्या है। तो जरा देखना आप, ये जो बचा इसको दे देना आप समीकरण नंबर कौन सा, समीकरण नंबर 3 दे देना, जो कुछ बचा है समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। अब जरा देखो चिन्ह परिपाटी लगा दो, चिन्ह परिपाटी से यहाँ लिख देंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से PC इक्वल टू क्या आएगा PC, अब ध्यान से देखो P से लेकर के C तक PC, तो ध्रुव से वक्र तक इनकी दूरी को वक्र त्रिज्या बोलते हैं प्लस R, इसको लिखने है वक्रता त्रिज्या, क्या लिखना है इसको अपन को वक्रता त्रिज्या लिखना है, वेरी गुड। PI, P से लेकर के I तक, PI है वो प्रतिबिंब, तो इसको लिखना है प्लस V, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी हो गया। और अब क्या बता PO, PO O पर ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस U, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया होगा। तो PC R है, ध्रुव से वक्रता त्रिज्या केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र, PI भी है और PO U है। अब ये सब इसमें लिख दो, तो समीकरण 3 से, अब यहाँ पर ले लेते हैं समीकरण कितने से बच्चों, 3 से। समीकरण 3 से हमें क्या मिलेगा जरा बताओ, यहाँ लिखेंगे 1 and 2, यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन PC, PC माने R, 1 अपॉन R लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन V लिखेंगे, PI कितना है V, इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन PO, PO U है तो 1 अपॉन माइनस U लिखेंगे, और प्लस PC तो 1 अपॉन R लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका अंदर गुणा करेंगे, R वाले एक साइड कर लेंगे। तो एक काम करते हैं बच्चों, इस चित्र को हम मिटा लेते हैं, ठीक है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसका अपन ने काम पूरा कर लिया, तो इसको अपन मिटा लेते हैं ताकि यहाँ पर हम अपने इसको कर पाए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जरा इतना हिस्सा और अपन ले लेते हैं, मतलब इतना भरे कि ताकि एक साथ पूरा बोर्ड पर बना रहे पूरा का पूरा, वो इसको भी मिटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ये देखें इक्वल टू, इसके अंदर गुणा कर दो तो आ जाएगा 1 and 2 अपॉन R माइनस 1 and 2 अपॉन V इक्वल टू माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन R, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, R वाले एक साइड कर लेना है और बगैर R वाले अदर साइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ सही है, हाँ। अब इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 and 2 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R, इसको ऐसा कर लेते हैं इक्वल टू, और यहाँ पर इस तरफ ले जाओ तो आ जाएगा 1 and 2 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या है R को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, या R को लघुत्तम ले लूं तो 1 and 2 माइनस 1 अपॉन R
इक्वल टू 1n2 अपॉन v माइनस 1/u। तो इसको बोलते हैं वो आपका गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। अब मान लो 1n2 को मैं n लिख देता हूं, ठीक है ना, ये अपन ने माना, इसको मैंने क्या लिख दिया n, तो हमारा आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन r इक्वल टू n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो ये हमारे इसको बोलते हैं गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, इसी को बोलते हैं। ये बन गया हमारा गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, ठीक है ना। तो मैंने इसके अंदर गुणा कर दिया, तो 1n2 अपॉन r माइनस 1n2 अपॉन v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u 1 अपॉन r। अब ये मैं r वाला इस तरफ ले आया, v वाला इस तरफ ले गया, तो ऐसा आ गया। अब बस r लघुत्तम ले लिया और 1n2 को n लिख दिया, तो आंसर आ गया। यही अपवर्तन सूत्र है, ठीक है ना, यही अपवर्तन सूत्र है। कौन से अपवर्तन सूत्र है? गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है, ठीक है ना, ये आंसर है। अब क्या होगा, ये जो एन सी, ये तो आपका हो गया। किसी किसी बुक में एन को म्यू लिखेंगे तो यहाँ पर म्यू आ जाएगा, म्यू माइनस 1। लेकिन क्या होता है बच्चों, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऐसा नहीं है। तो हम पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली में जो एन है 1n2, तो 1n2 इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1। ये होता है 1n2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 होता है। मतलब पहले माध्यम के सब एक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो वहां पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन n1 और n2 भी और माइनस 1 अपॉन u, ठीक है ना। अब ये n1 को लघुत्तम ले लो, तो यहाँ जाएगा n2 माइनस n1 बटे n1 इंटू r इक्वल टू n2 बटे n1 इंटू v माइनस 1 अपॉन u। अब n1 से गुणा कर दो, n1 से गुणा करने पर, n1 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर n1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा n2 माइनस n1 बटे r इक्वल टू, यहाँ पर n1 से n1 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n2 बटे v और यहाँ पे n1 का गुणा हो जाएगा, तो n1 बटे u। ये वाला रूप आपको दिया है काय में, एनसीईआरटी की बुक में ऐसा दिया है। ये भी है, यही गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है। तो बच्चों अब मैं ऐसा क्यों यहाँ तक क्यों इसको कराया, मैंने यहाँ तक क्यों कराया, क्या है, अगर आपको परीक्षा में ऐसा आया तो यहाँ तक प्रूफ करना है। ऐसा आ गया, अगर मान लीजिए परीक्षा में आपको ऐसा आ गया कि सिद्ध कीजिए, अगर देखो ऐसा आया क्वेश्चन कि गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र स्थापित कीजिए, तो आप यहीं तक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परीक्षा में आ गया कि ऐसा ही लिखा है सिद्ध कीजिए, तो यहीं तक करना है। लेकिन अगर परीक्षा में ऐसा आ गया कि सिद्ध कीजिए n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, तो आपको फिर ये पूरा करना पड़ेगा। यहाँ तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे, फिर इसके बाद इतना हिस्सा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपको एनसीईआरटी में दिया है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, ये देखिए एनसीईआरटी में n2 माइनस n1 बटे r, n2 माइनस n1 बटे r इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। तो ये दिया है आपको, ये जो आपको इसने दिया है एनसीईआरटी में ये। अब क्या होता है, अगर पेपर एनसीईआरटी से बनाया उन्होंने, ठीक है ना, एनसीईआरटी बनाया, तो हो सकता है सीधा ये प्रूफ करने को बोल दें। और अगर उन्होंने मान लो सिर्फ इतना बोला है गोलीय पृष्ठ की अपवर्तन सूत्र लिखिए, तो आपको यहीं तक कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको बार बार सीखिए, है ना, बार बार सीखिए। और आप सभी का चूंकि कल पेपर है, तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और चलिए अगले लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। सभी बच्चों को नमस्कार।